सोचो एक बैंक लूट गया, लेकिन बंदूकों और मुखौटों से नहीं बल्कि झूठे वादों और जाली कागजातों से। ये है पीएनबी घोटाले की कहानी। एक ऐसा फाइनेंशियल अर्थक्वेक जिसने 2018 में पूरे भारत को हिला दिया। पंजाब नेशनल बैंक एक भरोसेमंद नाम ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा किया। उनके ही नाक के नीचे से इतनी बड़ी रकम गायब। देश हैरान, मीडिया में हलचल और सबके मन में एक ही सवाल, कैसे? इस चालाकी भरी साजिश के पीछे थे दो नाम। नीरव मोदी, डायमंड का वो बड़ा व्यापारी जो दुनिया भर के सितारों को गहने पहनाता था, और उसका मामा मेहुल चोकसी, एक और बड़ा जौहरी। ये लोग जो कभी अपने बिजनेस स्किल्स के लिए जाने जाते थे, भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स का चेहरा बन गए। इस स्कैम में शामिल थे फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOUs, डॉक्यूमेंट्स जो लोन्स की गारंटी होते हैं। ये LOUs पीएनबी के ही कुछ बेईमान कर्मचारी ने जारी किए, जिसने मोदी और चोकसी की कंपनीज को विदेशी बैंकों से लोन मिल गया और पीएनबी अनजाने में गारंटर बन गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सामने आई सेल कंपनीज का जाल, फेक ट्रांजैक्शन और कई देशों तक फैला एक ट्रेल। हजारों करोड़ों का ये घोटाला बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है और रेगुलेटरी ओवरसाइट पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नीरव मोदी, जिसने हॉलीवुड सितारों को अपने हीरो से सजाया, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और बिजनेस स्किल्स के लिए जाना जाता था। उसका ब्रांड लग्जरी और एक्सट्रावेगेंस का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपा हुआ था एक साथी दिमाग, जो एक ऐसी फाइनेंशियल साजिश रच रहा था जो पूरे भारत को हिला देगी। मेहुल चोकसी, मोदी का मामा और बिजनेस पार्टनर जेम्स और ज्वेलरी की दुनिया का एक जाना माना नाम था। गीतांजलि जेम्स के हेड के रूप में उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। साथ मिलकर उन्होंने धोखे का एक जाल बुना, अपने प्रभाव और कब्रासीमी का इस्तेमाल करके। उनका तरीका बहुत ही दुस्साहसी था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया, फ्रॉडुलेंट LOUs के जरिए विदेशी बैंकों से लोन हासिल किए, बहुत सारे लोन्स। ये लोन्स जो बिजनेस के लिए थे, एलिजिडली उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, एसेट्स खरीदने और अपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ाने में इस्तेमाल किए गए। जब स्कैम का पर्दाफाश हुआ, मोदी और चोकसी दोनों देश छोड़कर भाग चुके थे। पीछे छूट गया था टूटा हुआ भरोसा और फाइनेंशियल बर्बादी। उनके भागने से गुस्सा भड़का और ये सवाल उठा कि आखिर वो कैसे बिना पकड़े भाग निकले। अथॉरिटीज़ और उनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए जूझना पड़ा। एक जादू के खेल की कल्पना करो जहां पैसा गायब हो जाता है। पीएनबी स्कैम भी ऐसा ही था, धोखे की परतों पर बना एक इल्यूजन। लेकिन किसी भी अच्छे जादू की तरह यह एक चालाक तरीके पर निर्भर था, जो विश्वास और खामियों का फायदा उठाता था। चाबी थी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOUs, इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट्स की गारंटी के लिए इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट्स। जरा सोचो, नीरव मोदी की कंपनी को हांगकांग से हीरे खरीदने हैं, वो पीएनबी से LOU मांगता है। पीएनबी अपने पुराने ग्राहक पर भरोसा करके हांगकांग बैंक को LOU जारी कर देते हैं और यह LOU हांगकांग बैंक को गारंटी देता है कि अगर मोदी की कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तो पीएनबी पैसा देगा। यहाँ है चाल। पीएनबी के जो अधिकारी ये LOUs जारी कर रहे थे, वो एलिजिडली मोदी के साथ मिले हुए थे। उन्होंने बैंक के इंटरनल सिस्टम को बाईपास किया, बिना किसी ऑथराइजेशन या कोलेटरल के फेक LOUs जनरेट किए। ये फ्रॉडुलेंट LOUs मोदी और चोकसी की कंपनीज के लिए पैसों का पाइपलाइन बन गए, जिससे उन्हें विदेशी बैंकों से भारी रकम मिल गई और पीएनबी अनजाने में गारंटर बन गया। यह पैसा लेजिटमेट बिजनेस के बजाय एलिजिडली सेल कंपनीज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, पुराने लोन्स चुकाने में इस्तेमाल होता था या पर्सनल अकाउंट्स में डाल दिया जाता था। यह एक क्लासिक पिरामिड स्कीम था जो लगातार बढ़ते लोन्स के सहारे चल रहा था, जब तक कि ताश के पत्तों का महल ढह नहीं जाता। पीएनबी स्कैम की खबर ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। फिनेंशियल सिस्टम में भूचाल आ गया था। जैसे ही मामला शांत हुआ, जांच का काम शुरू हुआ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ED सहित कई एजेंसी हरकत में आई इस जटिल धोखे के जाल को सुलझाने के लिए। CBI, जिसे क्रिमिनल पहलुओं की जांच करने का काम सौंपा गया था, CBI ने पीएनबी अधिकारियों की भूमिका, एलिजिडली संगठन और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के ट्रेल पर ध्यान केंद्रित किया। ED, जो फाइनेंशियल क्राइम्स में माहिर है, ED ने मनी ट्रेल का पीछा किया, डिवर्टेड फंड्स का पता लगाया, एसेट्स की पहचान की और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया। कानूनी लड़ाई जल्द ही सीमाओं के पार चली गई, क्योंकि ऑथराइज ने मोदी और चोकसी को उनके सुरक्षित ठिकानों से एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की। लंदन में गिरफ्तार मोदी भारत वापस जाने से बचने के लिए लंबी एक्स्ट्राडिशन बैटल में उलझ गया। एंटीगुआ एंड बरबुडा में
रह रहे चोकसी को भी इसी तरह कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी नागरिकता विवाद का विषय बन गई। कानूनी लड़ाई जारी है। महाद्वीपों में कोर्टरूम्स में खोले जा रहे शतरंज का एक जटिल खेल। यह समय के खिलाफ दौड़ है, क्योंकि ऑथराइज सबूत इकट्ठा करने में, इंटरनेशनल लीगल हर्डल्स को पार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि न्याय हो। पीएनबी स्कैम सिर्फ ना फाइनेंशियली हिट नहीं था, यह बैंक की जड़ पर वार था, जिसने विश्वास और विश्वसनीयता की नींव हिला दी। पीएनबी एक सम्मानित संस्थान खुद को एक तूफान के केंद्र में पाता है। कुछ लोगों के कार्यों से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। तत्काल प्रभाव वित्तीय था। घोटाले ने पीएनबी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया, जिससे सरकार को बेल आउट पैकेज के साथ आगे आना पड़ा। बैंक का स्टॉक गिर गया, जिससे निवेशकों का भरोसा कम हुआ और इसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में चिंताएं बढ़ गई। लेकिन नुकसान आंकड़ों से कहीं ज़्यादा था। पीएनबी, जो कभी लाखों लोगों के लिए विश्वास का प्रतीक था, उसको सार्वजनिक जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा। ग्राहक अपनी बचत को लेकर चिंतित थे, कर्मचारी अनिश्चितता से जूझ रहे थे और बैंकों की छवि खराब हुई थी। घोटाले ने पीएनबी का आत्मनिरीक्षण करने, अपनी आंतरिक कमजोरियों का सामना करने और अपने सिस्टम में बदलाव करने के लिए मजबूर किया। इसने लैंडिंग प्रैक्टिस, सख्त ड्यू डिलिजेंस और भविष्य में धोखाधड़ी को रोकने के लिए इनहैंस टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स को नया रूप दिया। रिकवरी का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन पीएनबी अपनी गलतियों से सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी प्रतिष्ठा के पुनर्निर्माण और खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करने की यात्रा पर निकल पड़ा। पीएनबी घोटाला सिर्फ एक बैंक की समस्या नहीं था, इसने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। निवेशकों का भरोसा डगमगा गया और फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। हजारों करोड़ रुपए की इस धोखाधड़ी के विशाल पैमाने ने रेगुलेटरी ओवरसाइट और इस तरह के घोटालों को अंजाम देने में आसानी के बारे में खतरे की घंटी बजा दी। शेयर बाजार में गिरावट इसका तत्काल प्रभाव था, क्योंकि निवेशकों ने घबराहट और अनिश्चितता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास की कमी को दर्शाता है। घोटाले ने लैंडिंग प्रैक्टिस, विशेषकर रत्न और आभूषण क्षेत्र में सवाल खड़े किए, जिससे जांच बढ़ी और नियम सख्त हुए। दीर्घकालिक परिणामों को मापना कठिन था, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं था। घोटाले ने एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की छवि को धूमिल किया, जिससे वित्तीय लेन देन की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में संदेह पैदा हुआ। इससे बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जिससे सुधारों और प्रणालीगत परिवर्तनों का आह्वान किया गया। पीएनबी घोटाला एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। एक कठोर अनुस्मारक की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भी इस तरह के बड़े पैमानों और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सतर्कता और मजबूत नियम सर्वोपरि है। जैसे ही सीबीआई ने आपराधिक मामले को आगे बढ़ाया, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक समांतर मिशन शुरू किया, पैसे का पालन करना। उनका काम पीएनबी घोटाले में निकले गए धन को ट्रैक करना, अवैध तरीकों से अर्जित संपत्तियों की पहचान करना और अपराधियों को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत न्याय दिलाना था। ईडी ने एक विशेषिक पीछा शुरू किया। उनके जांचकर्ता लेन देन के जटिल वेब को एक साथ जोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पूरे भारत में छापेमारी की, संपत्तियां, लग्जरी कारों और मोदी चौकसी और उनके सहयोगियों से संबंधित कीमती सामान जब्त किए। एजेंसी ने भगोड़ों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए और इंटरपोल की मदद भी मांगी, जिससे वे प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े बन गए। ईडी के प्रयास भारतीय सीमाओं से भी विस्तारित हुए। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में खातों को फ्रीज कराने, संपत्ति जब्त करने और सबूत इकट्ठे करने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ सहयोग किया। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसके लिए सावधानीपूर्वक जांच, कानूनी विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। न्याय की उनकी खोज अथक थी, जो चोरी हुए धन की वसूली, दोषियों का जवाबदेही ठहराना और एक कड़ा संदेश भेजने के उद्देश्य से प्रेरित थी कि आर्थिक अपराधी चाहे कितने भी शक्तिशाली या अच्छी तरह से जुड़े हुए क्यों ना हो, कानून की लंबी बाजुओं से वह बच नहीं पाएगा। पीएनबी घोटाले ने भारत के कानूनी ढांचे में एक स्पष्ट खामी को उजागर किया। न्याय से बचने के लिए देश से भाग जाने वाले आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए प्रभावी उपायों का अभाव। सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 2018 में भगोड़ों आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA पेश किया। यह अधिनियम, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव वाला कानून कहा जाता है, विशेष रूप से मोदी और चौकसी जैसी व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था।
जो महत्वपूर्ण परिणामों के कथित वित्तीय अपराधों को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। FEOA ने अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति, यहाँ तक कि उनकी अनुपस्थिति में भी जब्त करने और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम को एक शक्तिशाली निवारक के रूप में देखा गया था। एक स्पष्ट संदेश था कि देश से भागना आर्थिक अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान नहीं करेगा। इसने ईडी को संपत्तियों का जब्त करने, बैंक खातों को फ्रीज करने और घोषित भगोड़ों से संबंधित संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी, जिससे उन पर वापस लौटना और मुकदमे का सामना करने के लिए भारी दबाव डाला गया। FEOA जबकि एक जादुई गोली नहीं है, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने सीमाओं के पार भी न्याय का पीछा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया और एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि कानून की लंबी बाजू हालांकि धीमी है, अतः जवाबदेही से बचने का प्रयास करने वालों को पकड़ लिया गया। PNB घोटाला जबकि भारत के वित्तीय इतिहास का एक काला अध्याय ने मूल्यवान सबक दिया। बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने और भविष्य में धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से कई सुधारों और पहलों को प्रेरित किया। घटना ने एक चेतावनी के रूप में कार्य किया, अधिक सतर्कता, मजबूत नियमों और वित्तीय कदाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। महत्वपूर्ण बातों में से एक बैंकों के भीतर कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने, नैतिक व्यवहारों, पारदर्शिता और सभी स्तरों पर जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता थी। इसमें स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को बढ़ाना, व्हील सब्लोअर तंत्र को मजबूत करना और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है जहां नैतिक चिंताओं की तुरंत रिपोर्ट की जाती है और उन्हें संबोधित किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू नियामक विरक्षण और पर्यवेक्षण में सुधार की आवश्यकता थी। घोटाले ने सिस्टम की खामियों को उजागर किया, मौजूदा नियम की समीक्षा और उधार के लिए सशक्त मानदंडों की शुरुआत को प्रेरित किया, खासकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में। वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई और प्रौद्योगिक भी एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी। बैंकों ने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, मजबूत धोखाधड़ी का पता लगाने वाले तंत्र को लागू करना और संदिग्ध लेनदेन और पैटर्न की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने में भारी निवेश किया। PNB घोटाला जबकि सिस्टम के भीतर कमजोरियों की एक दर्दनाक याद दिलाता है तथा सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसने भारत को अपनी कमजोरियों को सामना करने, अपने बचाव को मजबूत करने और अधिक लचीला, पारदर्शी और जवाबदेही वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए एक सतत यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी PNB घोटाले की कहानी। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई और नया टॉपिक लाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आती है तो मैं आपको ऐसी फ्रॉड के बारे में बताता रहूँगा, नई नई टॉपिक लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके लिए। थैंक यू।